नमस्कार दोस्तों। हम ब्रेटन वुड प्रणाली पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ब्रेटन वुड सिस्टम स्थापित करने के पीछे के बैकग्राउंड को देखा था। हमने उन परिस्थितियों पर चर्चा की थी जिसके कारण एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी थी। इसके अंतर्गत हमने आर्थिक मंदी पर चर्चा की थी, जो कि 1929 में अमेरिका महाद्वीप से शुरू हुई थी और यूरोप तक फैल गई थी। इस मंदी के कारण पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो ढह गई थी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं अपनी रफ्तार से विकास कर रही थी, जिसका प्रभाव ये हुआ कि जो नव स्वतंत्र देश थे उनका झुकाव सोवियत संघ की तरफ होने लगा था, यानी समाजवाद की तरफ उनका झुकाव होने लगा था। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि एक नई व्यवस्था स्थापित करें जिससे समाजवाद के सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। और दूसरा जो प्रमुख कारण था वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो पूंजीवादी देश थे उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि आप जानते हो समृद्धि और हिंसा एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूंजीवादी देशों की कमर टूट गई थी, तो उनको अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करनी थी। तो इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड शहर में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में किया गया था, जिसको हम ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 3 संस्थाओं को स्थापित करने के बारे में निर्णय किया गया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी संस्थाओं को स्थापित करने का निर्णय ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में किया गया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1944 में अमेरिका के ही ब्रेटन वुड शहर में किया गया था। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, और तीसरी संस्था गेट, इनको स्थापित करने का निर्णय किया गया था। इन तीनों संस्थाओं को सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो जो IMF था, इसकी स्थापना तात्कालिक जो संकट आते हैं विभिन्न देशों के सामने, यानी जो क्राइसिस मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए IMF की स्थापना कर दी। यानी जो मंदी के जैसे समस्याएं आती हैं, जहां अर्थव्यवस्थाओं को तुरंत रिलीफ की आवश्यकता होती है, उसके लिए IMF की स्थापना की गई थी। और विभिन्न देशों के दीर्घकालीन विकास के लिए IBRD की स्थापना कर दी, जिसको हम सामान्य भाषा में विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। ये विभिन्न देशों को लॉन्ग टर्म में सहायता देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और तीसरी जो संस्था थी गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय विभिन्न देश संरक्षणवाद की नीतियों को अपना रहे थे। वो आयात को हतोत्साहित कर रहे थे, आयात को रोक रहे थे, जिसके कारण विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार कम हो रहा था। तो विभिन्न देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गेट की स्थापना की गई, जिसको हम आगे चलकर WTO के रूप में पढ़ते हैं। इसका बाद में 1995 में ये WTO में बदल गई थी। तो आज हम जिस संस्था की चर्चा करेंगे वो है IMF। IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये इसका पूरा नाम है।
अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हम किन बातों पर चर्चा करेंगे? हम इसकी स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और इसने काम करना कब स्टार्ट किया था। फिर हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इस संस्था को स्थापित करने के उद्देश्य क्या हैं। फिर हम इसकी संरचना पर बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इसके अलावा ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है और इसके अलावा इसके कार्य क्या है, ये काम क्या करता है, ये संस्था क्या कार्य करती है। इन सभी बिंदुओं के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बारे में निर्णय कब किया गया था। तो आप इसको तो जानते ही हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना करने के बारे में निर्णय किया गया था। ध्यान रहे, निर्णय ही किया गया था और इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। ये इसकी स्थापना करने की डेट है। इसके बाद में इसने कार्य करना आरंभ किया था 1 मार्च 1947 को। तो ये तीनों डेट हमें ध्यान में रखनी है, निर्णय कब किया गया, स्थापना कब की गई और कार्य आरंभ कब किया। नंबर 1। फिर देखते हैं इसकी स्थापना के पीछे किनका हाथ है। तो 2 प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। पहले हैं J.M. किन्स। J.M. किन्स ब्रिटिश कल्याणकारी अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटेन के हैं, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर बल देते हैं। और दूसरे हैं हैरी डी वाइट, ये अमेरिका के हैं। इन दोनों को इसका रचनाकार माना जाता है। इनका प्रमुख हाथ इसकी स्थापना करने में है, इनको रचनाकार कहा जाता है। और जो J.M. किन्स हैं, जो ब्रिटिश कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बौद्धिक पिता कहा जाता है। ये इसके बौद्धिक पिता हैं। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी उस समय इनके 44 देश सदस्य थे और वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं, 191। और 191वां जो सदस्य है वो है लिंकटेस्टिन। लिंकटेस्टिन ये इसका 191वां सदस्य है। ये 24 अक्टूबर 2024 को, अक्टूबर 2024 को 191वां सदस्य बना था। तो ये तो कुछ इसकी स्थापना से संबंधित फैक्ट है। अब जो मुख्य बात है वो कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आईएमएफ की स्थापना क्यों की गई थी, स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या थे, उनको देख लेते हैं। आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या इसके स्थापित करने के पीछे उद्देश्य हैं। तो 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाना, विभिन्न देशों के मध्य मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, दूसरा उद्देश्य है, वो है व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। विभिन्न देशों के मध्य व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई, इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य है वो है उन नीतियों को हतोत्साहित करना जो समृद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी वैश्विक समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली जो भी नीतियां होती हैं उनको कम करना, उनको हतोत्साहित करना, उनको प्रतिबंधित करना ताकि समृद्धि बढ़े। तो ये इसकी तीसरा इसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो उन नीतियों को हतोत्साहित करता है
जो वैश्विक समृद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं। उन नीतियों को क्या करता है, ये हतोत्साहित करता है। इसके अलावा कुछ सामान्य उद्देश्य भी हैं। ये सभी देशों को और सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मिलकर यानी सहयोग के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि विश्व में आर्थिक स्थिरता आए और विश्व समृद्धि की तरफ बढ़े। तो ये तीन प्रमुख इसके उद्देश्य हैं। आप कीवर्ड ये याद रख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग ये इसका कीवर्ड है। व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ये कीवर्ड है। और वैश्विक समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को प्रतिबंधित करना, हतोत्साहित करना, ये तीन इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। फिर हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर, आईएमएफ की संरचना कैसी है, किस प्रकार के निकाय से मिलकर आईएमएफ की पूरी संरचना का निर्माण होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो आईएमएफ की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या आईएमएफ की संरचना बोल सकते हैं। तो तीन प्रमुख इसमें निकाय है। पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और दूसरा जो निकाय है वो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और तीसरा जो इसका प्रमुख निकाय है वो मिनिस्ट्रियल कमेटी। ये तीन निकायों से मिलकर ये बनता है। अब इसमें कितने कितने सदस्य हैं, ये काम क्या करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो तीन मुख्य इसकी संरचना है, निकाय है। बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर में 191 देश अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, यानी जो भी देश आईएमएफ का सदस्य है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर का भी सदस्य होता है। इसलिए इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 191 है। बाकी की जो दो बॉडीज हैं उनमें जो सदस्यों की संख्या है वो सिर्फ 25-25 है, यानी 191 देशों का प्रतिनिधित्व यहाँ कितने सदस्य करेंगे, 25 सदस्य 191 देशों का प्रतिनिधित्व एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कर लेंगे, जिसको कार्यकारी बोर्ड के नाम से जानते हैं। फिर जो मिनिस्ट्रियल कमेटी हैं ये दो प्रकार की हैं। पहली का नाम है आईएमएफ सी, IMFC, और दूसरी का है डेवलपमेंट कमेटी, डेवलपमेंट कमेटी। तो इनमें भी कितने कितने सदस्य हैं, 25-25 मेंबर हैं इनमें भी। तो ये तो हो गई इनके सदस्यों की संख्या। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, इसका जो पूरा नाम है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी है, क्योंकि आईएमएफ का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो यहाँ पे एफ का मतलब फाइनेंशियल कमेटी है। अब इसमें प्रत्येक देश 2 प्रतिनिधि भेजता है, और किस किस नाम से भेजता है आइए देख लेते हैं। पहला है गवर्नर और दूसरा है अल्टरनेटिव गवर्नर। एक जो प्रतिनिधि है उसका क्या नाम है, गवर्नर है। दूसरा जो प्रतिनिधि है उसका क्या नाम है, अल्टरनेटिव गवर्नर। 2 प्रतिनिधि भेजता है। अब सामान्यतः जो गवर्नर होता है वो उस देश का कौन होता है, वित्त मंत्री है। जैसे भारत की बात करें तो भारत ने अपने 2 प्रतिनिधि भेज रखे हैं, एक गवर्नर जो कौन होता है, भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री। दूसरा है अल्टरनेटिव गवर्नर। अल्टरनेटिव भारत ने किसको भेजा हुआ है, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, यानी विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनको वो भेज सकते हैं, अन्य किसी व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। भारत ने किसको बनाया हुआ है अल्टरनेटिव गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर को। ठीक है, ये इसकी मेंबर हो गए। उसके बाद में ये काम क्या करता है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आईएमएफ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कौन है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट
डिसीजन मेकिंग बॉडी बोलते हैं, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। तो ये काम क्या करता है, डिसीजन करता तो है लेकिन क्या काम करता है, इसके कार्य क्या हैं? तो ये तीन मुख्यतः काम करता है। एक, पहला कोटा का निर्धारण करता है, दूसरा ये नियमों में संशोधन करता है, जो आर्टिकल हैं आईएमएफ के उनमें संशोधन करता है, और तीसरा जो इसका मुख्य काम है वो सदस्यता के बारे में निर्णय करता है कि किसको सदस्य बनाया जाए, किसको सदस्य नहीं बनाया जाए। अगर कोई देश आईएमएफ का सदस्य बनना चाहता है, आवेदन देता है, तो उसको बनाया जाए सदस्य या नहीं बनाया जाए, वो निर्णय कौन करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है। तो सदस्यता के बारे में निर्णय करता है, नंबर एक। नंबर दो, आईएमएफ के जो नियम हैं, जो एग्रीमेंट है आईएमएफ का, उसमें अगर कोई परिवर्तन करना है तो कौन करेगा निर्णय? बोर्ड ऑफ गवर्नर। और तीसरा है कोटे का निर्धारण, यानी कोटे का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो आईएमएफ के मेंबर हैं 191, वो मेंबर अपना कुछ अंशदान आईएमएफ को देते हैं। आईएमएफ को वो सामान्य भाषा में बात करें तो पैसे देते हैं आईएमएफ को, क्योंकि आईएमएफ के पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो जो मेंबर कंट्रीज हैं 191, वो अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से, अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती के हिसाब से या अपनी क्षमता के हिसाब से आईएमएफ में प्रतिवर्ष कुछ अंशदान जमा करवाते हैं, फंड जमा करवाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोटा बोलते हैं। तो कौन सा देश कितने कोटे का जमा करवाएगा, कितना उसका कोटा होगा, उसके बारे में निर्णय कौन करता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है। तो ये तीन मुख्य काम इसके द्वारा किए जाते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य होते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के काम क्या है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड डे टू डे के जो काम होते हैं आईएमएफ के, प्रतिदिन के जो काम होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है, कार्यकारी बोर्ड करता है। यानी प्रतिदिन जो करने वाले कार्य होते हैं दिन प्रतिदिन के, उन कार्यों को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक काम और करता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड आईएमएफ के जो प्रबंध निदेशक हैं उनका भी क्या करता है? सिलेक्शन करता है, उनका भी निर्वाचन करता है। तो आईएमएफ में एक तो होता है एमडी, आईएमएफ का प्रबंध निदेशक, उसके अधीन 4 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो आईएमएफ का जो प्रबंध निदेशक होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की क्या करता है? अध्यक्षता करता है, और जो भी आईएमएफ का स्टाफ है वो उसके अंडर में कार्य करता है। तो देख लेते हैं आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। तो आईएमएफ में क्या होता है? एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, प्रबंध निदेशक इसको हिंदी में बोल सकते हैं, और इसके अधीन कौन होते हैं? 4 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। 4 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। एक हो गया, दूसरा हो गया, और ये तीसरा और चौथा डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। डी का मतलब डेप्यूटी, एम का मतलब मैनेजिंग, और डायरेक्टर। ये जो पहला होता है इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। ये इसके अधीन काम करते हैं। जो प्रबंध निदेशक होता है इसके बारे में एक जो रोचक तथ्य है वो ये है कि जो आईएमएफ होता है उसका प्रबंध निदेशक हमेशा यूरोप महाद्वीप से होगा, जबकि जो विश्व बैंक है आईबीआरडी जिसको हम बोलते हैं, उसका जो प्रबंध निदेशक होता है वो अमेरिकी होगा। तो ये दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आईएमएफ का जो निदेशक होगा वो यूरोप महाद्वीप से होगा, और वर्ल्ड बैंक है उसका जो प्रबंध निदेशक होगा वो कोई व्यक्ति अमेरिकी होगा। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद में इसकी पुनः नियुक्ति की जा सकती है। और ये किसकी अध्यक्षता करता है? ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता करता है, और इसके अधीन ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसमें 25 सदस्य होते हैं, प्रतिदिन के कार्य ये करता है।
उसके बाद में तीसरा जो इसका निकाय है वो है मंत्री स्तरीय समितियां। तो इसमें दो मंत्री स्तरीय समितियां हैं, मिनिस्ट्रियल कमेटी हैं। पहली है IMFC और दूसरा है डेवलपमेंट कमेटी। तो ये जो मंत्री स्तरीय समितियां होती है क्या काम करती हैं? ये मंत्री स्तरीय जो समितियां होती हैं वो एडवाइस देने का कार्य करती हैं, सलाह देती हैं। लेकिन सलाह देती किसको है? ये सलाह देती हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर को। कौन देता है बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह? मिनिस्ट्रियल कमेटी, मंत्री स्तरीय समितियां किसके बारे में देती हैं? तो IMFC होता है वो अलग विषय के बारे में देता है, और डेवलपमेंट कमेटी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके इकोनॉमिक इश्यू के बारे में, यानी जो विकासशील देशों के आर्थिक मुद्दों के बारे में बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देने का कार्य कौन करता है? डेवलपमेंट कमेटी। इसमें भी 25 मेंबर होते हैं। तो ये किसके बारे में सलाह देती है? विकासशील देशों के बारे में, विकासशील देशों के आर्थिक मुद्दों के बारे में, विकासशील देशों के आर्थिक मुद्दों के बारे में किसको सलाह देगी? बोर्ड ऑफ गवर्नर को। और इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी ये सलाह किसको देगी? ये भी इसको सलाह देगी, लेकिन किसके बारे में ये देती है? एक तो नियमों में जो संशोधन करते हैं उसके बारे में, कि कौन से नियमों में संशोधन करना है, नियमों में संशोधन के बारे में सलाह देती हैं। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में सलाह देती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस के बारे में भी ये इसको सलाह देती हैं। तो ये दोनों कमेटियां इनको सलाह देती हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे IMF की स्ट्रक्चर के बाद में इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, क्योंकि IMF का जो मुख्य कार्य है वो है विभिन्न देशों की आर्थिक सहायता करना। कब? जब वो संकट में होते हैं। तो आर्थिक सहायता करने के लिए कुछ इसके पास फंड होना चाहिए। तो इसके पास फंड आता कहाँ से है, इसके फंडिंग के स्रोत क्या हैं, तो वो देख लेते हैं। इसके पास जो फंड है उस फंड के क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से IMF के पास फंड आता है। तो 3 प्रकार से IMF अपना फंड जुटाता है। तो देखते हैं किस तरीके से वो अपना फंड जुटाता है। तो IMF की फंडिंग का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है कोटा। और दूसरा जो स्रोत है वो है उधार लेता है विभिन्न देशों से, क्रेडिट लेता है। और तीसरा जो इसका स्रोत है फंडिंग का वो है इन्वेस्टमेंट और लोन। इन्वेस्टमेंट और लोन लेता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब वो निवेश करता है, और लोन यानी वो ऋण देता है। तो IMF के फंडिंग के 3 स्रोत हैं। कोटा जिसकी हमने बात अभी की थी कि प्रत्येक राष्ट्र जो मेंबर है इसका वो प्रतिवर्ष अपनी अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी मजबूती के हिसाब से IMF को क्या देता है? वो अंशदान देता है। उसको क्या बोलते हैं? कोटा कहा जाता है। तो कोटा क्या होता है? प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला अंशदान। प्रत्येक जो मेंबर है दिया जाने वाला अंशदान होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोटा बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अंशदान दिया जाता है IMF में वो USA के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद में उससे कम जापान देता है, उसके बाद में फ्रांस है, उसके बाद में जर्मनी है, इटली है, और उसके बाद में ब्रिटेन। तो सर्वाधिक जो कोटा होता है IMF में वो USA का होता है। यानी सबसे ज्यादा पैसे IMF को कौन देता है? अमेरिका देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, मजबूत स्थिति में है। तो इस प्रकार ये विभिन्न देशों के द्वारा IMF को फंडिंग की जाती है, जिसको कोटा के नाम से जानते हैं।
दूसरा है क्रेडिट, यानी आईएमएफ जरूरत पड़ने पर विभिन्न देशों से उधार लेता है। तो इसने दो प्रकार के समझौते उधार के लिए कर रखे हैं। पहला है, इसको बोलते हैं NAB, और दूसरा है BBA। ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। NAB का मतलब है न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, यानी विभिन्न देशों से उधार करने के लिए नई व्यवस्थाएं। और दूसरा है बाइलेटरल बोरोविंग एग्रीमेंट, द्विपक्षीय उधार समझौते, बाइलेटरल बोरोविंग एग्रीमेंट। तो ये दो प्रकार के समझौते आईएमएफ ने विभिन्न देशों के साथ कर रखे हैं, जिनके माध्यम से वो उधार लेता है और अपने कोष की पूर्ति करता है। तो NAB और BBA। तीसरा जो इसका फंडिंग का स्रोत है वो है इन्वेस्टमेंट और लोन, यानी इसके पास जो मेंबर देशों के कोटे के माध्यम से जो फंड इकट्ठा होता है उसको क्या करता है, वो एक तो लोन देता है विभिन्न देशों को, या फिर जो इसके पास बचा हुआ पैसा है उसको कहीं वो इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्ट करता है तो बदले में उसको रिटर्न मिलता है, बदले में जो मिलता है वो उसकी फंडिंग का स्रोत है। और लोन के रूप में जब विभिन्न देशों को पैसा देता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो उससे वो अपने फंड को भरता रहता है। लेकिन सर्वाधिक जो फंडिंग में योगदान रहता है वो कोटा के माध्यम से रहता है। विभिन्न देशों का जो अंशदान होता है उससे आईएमएफ सर्वाधिक फंडिंग प्राप्त करता है। उसके बाद में देखते हैं अगला क्या है अपना टॉपिक है। इसके बाद में इसकी रिपोर्ट्स हैं। आईएमएफ क्या करता है, कुछ रिपोर्ट्स जारी करता है। तो देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती हैं। तो 4 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है आईएमएफ। पहला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, इस नाम से वो रिपोर्ट जारी करता है कि विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। दूसरी इसकी रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। दूसरी जो रिपोर्ट है उसका नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दूसरी रिपोर्ट का सही नाम है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये दूसरी रिपोर्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। और तीसरी जो रिपोर्ट है आईएमएफ की वो है फिस्कल मॉनिटरिंग, फिस्कल मॉनिटर। ये तीसरी रिपोर्ट है, राजकोषीय निगरानी, इसका हिंदी में क्या नाम है, राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट। और तीसरी जो चौथी जो रिपोर्ट है वो रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये 4 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, यानी ये तो विश्व स्तर पर रिपोर्ट जारी करता है। फिर रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक में क्या करता है, वो भिन्न भिन्न रीजन की भी जारी करता है, जैसे एशिया की कर दी, अफ्रीका की कर दी, दक्षिणी अमेरिका की कर दी, इस प्रकार जो वैश्विक रीजन है यूरोप की कर दी। तो विभिन्न प्रकार के रीजन के वैश्विक रीजन की आर्थिक परिदृश्य के बारे में इस रिपोर्ट में बताता है। और पूरे विश्व का सामूहिक रूप से आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स के माध्यम से बताता है। तो 4 प्रकार की रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती हैं। इसके बाद में जो इसका लास्ट टॉपिक बचा है वो है इसके फंक्शन, कि आईएमएफ के द्वारा क्या काम किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आईएमएफ के कार्य या फंक्शन।
तो अगला है आईएमएफ के फंक्शन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कार्य करता है? तो मुख्यतः ये 3 काम इसके द्वारा किए जाते हैं। पहला है पॉलिसी एडवाइजिंग का, पहला जो काम है वो है पॉलिसी एडवाइस, और दूसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और तीसरा जो प्रमुख कार्य है ये कैपेसिटी डेवलपमेंट का कार्य करता है। कैपेसिटी डेवलपमेंट। इसके अलावा कुछ कार्य और भी किए जाते हैं, जैसे तरलता बनाए रखना, मुद्रा की तरलता बनाए रखना, मुद्रा का बफर स्टॉक बनाए रखना, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखना, विनिमय दर का निर्धारण। तो इसमें और कार्य भी इसके हम देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण कार्य है इनके अलावा वो है विनिमय दर का निर्धारण, विनिमय दर का निर्धारण, ये इसके मुख्य कार्य हैं। तो पहला जो कार्य है वो पॉलिसी एडवाइस का है, यानी ये नीतिगत सलाह देता है। नीतिगत सलाह किसको देता है? पहले तो ये क्या करता है? निगरानी करता है। और निगरानी किस बात की करेगा? विश्व की जो आर्थिक और वित्तीय नीतियों की क्या करता है? ये निगरानी करता है। तो पहला काम क्या करता है पॉलिसी एडवाइस में? ये 2 काम हो गए, एक तो निगरानी करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, सर्विलांस करेगा, और सर्विलांस करने के बाद में अगर उसको कुछ कमियां दिखाई देती हैं तो उनके बारे में ये सलाह भी देता है कि आप अपनी नीतियों को ठीक कीजिए ताकि आपकी अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से चले और विश्व में आर्थिक स्थिरता आए। तो पहला काम हो गया निगरानी, और निगरानी करने के बाद में क्या देता है? सलाह देता है। तो निगरानी करेगा ये विश्व की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की, आर्थिक और वित्तीय नीतियों की क्या करता है? ये विभिन्न देशों की जो आर्थिक और वित्तीय नीतियां हैं उनकी निगरानी करता है। निगरानियों में कोई जोखिम नजर आता है, कोई खामी नजर आती है, तो फिर क्या करता है? ये सलाह देने का काम करता है। और सलाह किसके बारे में देता है? आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के बारे में। आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के बारे में सलाह देने का कार्य करता है कि किस प्रकार आपको आर्थिक विकास करना है और वित्तीय स्थिरता किस प्रकार करनी है। तो पहला जो इसका कार्य है वो पॉलिसी एडवाइजिंग में ये हो गया, मॉनिटरिंग और एडवाइस, यानी इसको अपन बोल सकते हैं नीति सलाह के रूप में, नीतिगत सलाह देता है। ठीक है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता किसको प्रदान करता है? जिन देशों का भुगतान संतुलन संकट में होता है उन देशों को ये ऋण देता है, लोन देने का कार्य करता है। साधारण भाषा में अपन कहें तो लोन देता है। लोन हम भी लेते हैं बैंक से जब संकट में होते हैं, हमारी साख संकट में होती है, कर्ज में दबे होते हैं तो हम लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? लोन देना, वित्तीय सहायता देना। किसको देता है? जिन देशों का भुगतान संतुलन संकट में हो। भुगतान संतुलन संकट में होता है। भुगतान संतुलन संकट में होने का मतलब क्या होता है? इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। भाई इसका मतलब ये है कि जैसे भारत का उदाहरण लें तो भारत में एक कोष बना हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार। भारत के पास क्या है? विदेशी मुद्रा का भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार। अब भारत इस विदेशी मुद्रा भंडार को किस काम में लेता है? जब भारत दूसरे देशों से सामान को आयात करता है तो भारत उस सामान का पैसा कहां से देगा?
विदेशी मुद्रा भंडार से देगा, जो डॉलर में हो सकता है, यूरो में हो सकता है, एसडीआर में हो सकता है। भाई हो सकता है जिस देश से हम सामान मंगवा रहे हैं वो रुपया नहीं लेता हो, तो उसको डॉलर चाहिए या उसको एसडीआर चाहिए या उसको यूरो चाहिए, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का एक भंडार होता है और उस भंडार में से हम क्या करते हैं, उस देश को जिससे हम सामान आयात कर रहे हैं, सामान मंगवा रहे हैं, उसको भुगतान कर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में पैसा कम होता है, विदेशी मुद्रा कम होती है, तो वो जिन देशों से सामान मंगवा रहा है उनको विदेशी मुद्रा का भुगतान नहीं कर पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन का संकट बोलते हैं। तो इस समय क्या करता है, आईएमएफ उसको लोन दे देता है, ऋण देता है, उसको विदेशी मुद्रा चाहिए, उसको डॉलर चाहिए, एसडीआर चाहिए, यूरो चाहिए, वो इसको दे देता है और देश अपना भुगतान के संतुलन के संकट से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसमें आईएमएफ कुछ शर्तें थोपता है, उस देश को शर्तों के अधीन वो लोन देता है और उन शर्तों को एक सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जिसके माध्यम से वो उन देशों को जिनको लोन देता है उनको मुक्त बाजार प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करता है, तब वो उनको लोन देता है। तो इसको हम आगे देखेंगे, विश्व बैंक के समय समझ लेंगे कि कौन सी शर्तें वो लगाता है। फिर तीसरा इसका जो प्रमुख कार्य है वो कैपेसिटी डेवलपमेंट है, यानी क्षमता निर्माण का कार्य करता है, क्षमता का विकास करता है। तो क्षमता का विकास किस तरीके से करता है और क्यों करता है, तो क्षमता का विकास वो तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के द्वारा करता है। कैसे करेगा, एक तो उनको क्या देगा, तकनीकी सहायता देगा, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट देगा, और दूसरा क्या करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा। तो टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के द्वारा विभिन्न देशों की क्षमताओं का विकास करता है, किस लिए, ताकि वो देश अपनी आर्थिक नीतियों को प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करवा सकें। यहाँ जो मैं ये शब्द लिख रहा हूँ ये सारे कीवर्ड हैं, इनको आपको ध्यान में रखना। जैसे क्षमता विकास कीवर्ड है, फिर क्षमता का विकास करेगा कैसे, तकनीकी सहायता दे देगा, ट्रेनिंग दे देगा, किस 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 मामले में करेगा, विभिन्न देशों को प्रभावी आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए, प्रभावी रूप से आर्थिक नीतियों को लागू करने हेतु क्षमता का विकास करता है। कैसे करेगा, टेक्निकल और ट्रेनिंग के द्वारा। तो ये इसके 3 मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा चौथा जो कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय दर का निर्धारण करना। इसके अलावा छोटे छोटे कार्य और हैं, जैसे तरलता बनाए रखता है। तरलता का मतलब कैश बनाए रखता है। जैसे आपके पास जमीन है, सोना है, लेकिन नकदी नहीं है, तो जब आपको आवश्यकता होगी पैसे की तो क्या आप सोने को देकर आप भुगतान करोगे या जमीन को बेचकर करोगे। तो इसलिए ये क्या करता है, विभिन्न देशों के जो मुद्रा भंडार है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार में तरलता को बनाए रखता है, नकदी का प्रवाह बनाए रखता है। और इसके अलावा ये बफर स्टॉक का भी निर्माण करता है। बफर स्टॉक का मतलब है संकट के समय विभिन्न देशों को जो मुद्रा चाहिए उसका ये स्टॉक बनाए रखता है, ताकि संकट के समय वो काम में ले सकें। और जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विनिमय दर का निर्धारण।